I welcome all the regional directors, staff of regional centers, PICs, academic counselors and the students. We are fortunate to have with us Dr. Vijay Rai from RTRM Hospital. He is a medical superintendent of the hospital in Delhi, and Dr. Nagendra, HOD of medicine. Both of them are their experts and they will be dealing with us today. Introduction to diabetes mellitus. Diabetes, as we know, the disease is increasing all over the world and in India also. And nowadays everyone speaks about diabetes. And one or the other family member in each family is suffering from diabetes. I would like to ask Dr. Vijay Rai about what is diabetes and why everyone is speaking of diabetes when people are actually suffering, and each family, one or the other member is there with diabetes, but still there are many hidden cases. So first of all, we should like to know what is diabetes. डायबिटीज़, जिसको कि आम भाषा में मधुमेह भी कहा जाता है, और बहुत सारे बच्चे यहाँ जानते होंगे, स्टूडेंट्स हमारे, कि मधुमेह उन कुछ बीमारियों में से है जिसे भारतवर्ष में बहुत पहले, सदियों पहले पहचाना गया। और जैसी इसका नाम है कि इसमें ब्लड में शुगर लेवल या ग्लूकोज लेवल जो है ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से और तरह तरह की समस्याएं जो है शुरू हो जाती हैं। और इसके ऊपर आजकल ध्यान इसलिए जा रहा है कि जैसे जैसे मेडिकल साइंस में तरक्की हुई है, हमने छूत की बीमारियां यानी कि इन्फेक्शंस को तो कंट्रोल कर लिया है, लेकिन ऐसी बीमारियां जो कि इन्फेक्शन नहीं है, जो कि हमारे बदलते हुए लाइफस्टाइल, बदलते हुए परिवेश की वजह से जो हो रही हैं, उनकी तरफ उनका नंबर बढ़ता चला जा रहा है। और जैसे जैसे टॉक बढ़ेगी, आप देखेंगे कि इसके अंदर कितना इसका विश्वव्यापी इसका स्वरूप है इस बीमारी का, और इसको किस तरह से हम इसको समझें जिससे इसको कंट्रोल किया जा सके, जिससे कि इसका निदान हो सके, इसके बारे में आज की चर्चा रहेगी। और डॉक्टर साहब, आप इसका मीनिंग या डेफिनेशन स्टूडेंट्स को बताएंगे कि आप? डायबिटीज़ इज़ ए क्रॉनिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर which is characterized by increase in blood sugar levels, and this is generally due to deficiency of insulin, which is a hormone, or insulin is not able to act because of some factors inside the body, or due to both the factors. So I think students, you are able to understand, आपको समझ आ गया होगा कि डेफिनेशन इसका डायबिटीज मेलाइटिस का मीनिंग क्या है, क्यों आपको ये जानना ज़रूरी है, और इसकी डेफिनेशन एक टेक्निकल टर्म्स में कैसे इसको डिफाइन करा जाता है। अब हम जानना चाहेंगे डॉक्टर राय से, ये उनको सीखना क्यों ज़रूरी है, व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर देम टू लर्न अबाउट डायबिटीज़। जैसा मैंने कहा कि इस बीमारी से पीड़ित लोगों का नंबर बढ़ता चला जा रहा है, और जब भी कोई बीमारी इस तरह का स्वरूप ले लेती है, तो ऐसे में आवश्यक हो जाता है कि न सिर्फ मरीज़, उसके साथ उसके घर के लोग, उसके आसपास के लोग, सभी लोग इसके अंदर अपना योगदान करें। और जानकारी ही सबसे बड़ा स्रोत है जिसके ज़रिए इस बीमारी का हम निदान कर सकते हैं, इस बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं। दवाइयाँ मौजूद हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग बिना जानकारी की वजह से पहचान ही नहीं पाते कि हमें शुगर है कि नहीं, ब्लड बीमारी है कि डायबिटीज़ है कि नहीं, और अगर पकड़ में आ जाती है तो हम उससे बचते रहते हैं, डरते हैं, तरह तरह की भ्रांतियाँ मन में रहती हैं। तो पहली चीज़ कि इस तरह की बीमारी को कंट्रोल करने का सबसे बड़ा हथियार हमारे पास है, वो है ज्ञान, नॉलेज। और वो नॉलेज अगर मरीज़ और उसके घर के अंदर, घर के लोगों में मौजूद है, सबसे बड़ा जो अस्त्र हमारे पास है इस बीमारी को रोकने का, वो ये है। इलाज और बाकी सब जो जांच वगैरह सुविधाएं हैं, वो सब बात की बात है। इसका मतलब है डॉक्टर साहब कि कम्युनिटी हेल्थ वर्कर जिसके लिए हमने ये कोर्स बनाया है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल एक प्ले करेगा। हो सकता है कि वो एजुकेटर, एज ए काउंसलर, एज ए गाइड, एज ए हेल्पर, इवन एज ए मोटिवेटर, जैसा कि आपने कहा कि उनको ये ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। मे भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो ट्रीटमेंट शुरू करते हैं और बीच में छोड़ देते हैं, तो इसलिए शायद कम्युनिटी वर्कर को ज्ञान होना भी इस चीज़ का कि ट्रीटमेंट क्यों ज़रूरी है, ट्रीटमेंट कहाँ से लिया जाए, कहाँ रेफ़र किया जाए, क्या ट्रीटमेंट है, उसकी जानकारी होना भी बहुत ज़रूरी है।
मैं डॉक्टर नागेंद्र से एक पूछना चाहूँगी, व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रॉब्लम इन द वर्ल्ड एंड इंडिया? ये बीमारी भारत में और दूसरे देशों में कितनी फैली हुई है? क्योंकि ज़्यादातर बोला गया है कि आजकल जितने आंकड़े हमें मिलते हैं कि भारत 2025 तक भारत में सबसे ज़्यादा केस डायबिटीज़ के होंगे। इसका मतलब ये है कि हमें अभी से अगर हम जो डायबिटीज़ के केस हैं उनको डायग्नोज करें, उनका ट्रीटमेंट हो, तभी कोई रोकथाम हो सकती है। Diabetes is more common in low income and middle income countries, and as far as India is concerned, we have 30 million cases right now, and it may increase up to 80 million by 2030. In India, type 2 diabetes mellitus is more common because of lifestyle changes, because of industrialization, because of urbanization, and because of increased fat consumption. India has already have maximum number of impaired fasting and impaired glucose tolerance patients. डॉक्टर राय, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि हम एक फिनोमिना का नाम लेते हैं, आइसबर्ग फिनोमिना। क्या कोई रिलेशनशिप है आइसबर्ग फिनोमिना और डायबिटीज मेलाइटिस के बीच में, या स्टूडेंट्स को ये जानना क्यों ज़रूरी है आइसबर्ग फिनोमिना इन रिलेशन टू डायबिटीज मेलाइटिस? इस आइसबर्ग फिनोमिनन के बारे में जानने के लिए पहले तो आइसबर्ग को एक बार दिखाना चाहूँगा मैं। आइसबर्ग देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसका करीबन 80% हिस्सा समुद्र के पानी के नीचे है और बाहर मात्र 20% दिखाई पड़ता है। डायबिटीज़ भी इसी प्रकार से, जितने मरीज़ों को जिन्हें हम पहचान पाते हैं, जिन्हें हम पकड़ पाते हैं कि इनको मधुमेह या डायबिटीज़ की बीमारी है, 80% लोग ऐसे हैं जो सिस्टम जिन्हें पहचान नहीं पाता कि ये इनको डायबिटीज़ है। और आइसबर्ग फिनोमिना सिर्फ डायबिटीज़ के लिए ही नहीं, अन्य और कई सारी बीमारियों के लिए ये फिनोमिना देखी जाती है। और इसका मतलब ये है कि अगर मुझे 20% मरीज़ दिखाई पड़ रहे हैं जिन्हें मैं पहचान चुका हूँ, हेल्थ सिस्टम में जो आ चुके हैं, हमारा एम यह है कि उन 80% लोगों को भी ध्यान रखें जो सिस्टम में नहीं पहुँच पा रहे हैं, जिन्हें कि ध्यान रखना ज़रूरी है। और डायबिटीज़ के कंट्रोल में अगर हम इसे कम्युनिटी लेवल पर कंट्रोल करना चाहें तो इस फिनोमिना को जानना अति आवश्यक है। इसका मतलब ये है कि हमारे जो हिडन केसेस हैं, कम्युनिटी हेल्थ वर्कर को उनको भी ढूंढना और उनको लाना और उनको ट्रीटमेंट करवाना, उनको समझाना कि क्यों ज़रूरी है उनको ट्रीटमेंट टाइम पे लेना या जांच कराना, ये बहुत एक महत्वपूर्ण काम है उनका जी। क्योंकि अगर हिडन केसेस सामने नहीं आएंगे और सिर्फ 20% केसेस का ट्रीटमेंट होगा तो एक लॉन्ग रन में तभी शायद इंडिया में कहा जाता है कि इंडिया इज विल बी हब ऑफ डायबिटीज मेलाइटिस। डॉक्टर नागेंद्र, is there any difference between diabetes in India and developed countries and in India in rural and urban areas? इसके लिए मैं एक स्लाइड दिखाना चाहूँगा आपको। इंडिया के अंदर मेनली एजुकेटेड पर्सन्स आर मोर इन्वॉल्व एंड अर्बन पॉपुलेशन इज मोर इन्वॉल्व एज कम्पेयर टू रूरल पॉपुलेशन इन वेस्टर्न कंट्रीज। इट इज़ बिकॉज जो वेस्टर्न कंट्रीज में जो रूरल पॉपुलेशन है, दे आर मोर एबल टू अफोर्ड द fast foods. And in India, younger age group is more involved, but older age group is more involved in Western countries. In India, diabetes related complication like CAD is more common as compared to blindness and kidney related complications. But blindness and kidney related problem is more in Western countries as compared to India. As far as rural and urban difference is concerned, in India itself, the urban to rural ratio is 3:1. We have more cases in urban area because of change in lifestyle. यानी कि अगर हम देखें, ये डायबिटीज मेलाइटिस जो है हर देश में इस बीमारी की प्रेवलेंस है, और ये है कि किसी एरिया में ज़्यादा है, किसी एरिया में कम है, किसी में एज ग्रुप में ज़्यादा है, किसी एज ग्रुप में कम है। बट पहले कहा करते थे कि अर्बन एरिया में डायबिटीज़ ज़्यादा होती है क्योंकि लाइफस्टाइल और जंक फूड लोग खाते हैं, बट अभी जो है रूरल एरियाज़ में भी देखा गया है कि इसका इंसिडेंस बढ़ रहा है। तो हमारे जो वर्कर्स हैं मोस्टली जो रूरल एरियाज़ में या प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में काम करते हैं या किसी भी क्लिनिक में काम करते हैं, उनको ये ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है कि उनके एरिया में कितने लोगों को डायबिटीज़ है, वो रूरल एरिया के हैं या अर्बन एरिया के हैं, उनके रहन सहन के बारे में जानना, उनकी फैमिली में तो नहीं है ये डिजीज़ जानना बहुत ज़रूरी है ताकि वो देख सके कि इसका प्रेवलेंस कितना है उनके एरिया में।
यहाँ नीजा जी एक शब्द अभी स्लाइड में आया था, CAD। हाँ जी। तो मुझे लगता है कि शायद हो सकता है कि हमारे कुछ स्टूडेंट्स इसका मतलब ना समझ पा रहे हैं। वो आप तो CAD का मतलब है कोरोनरी आर्टरी डिजीज, जिसको कि हम आम भाषा में हार्ट की बीमारी भी कहते हैं। और तो इसका इंसिडेंस जो है पाया गया है कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में, यानी कि पाश्चात्य देशों में इसका इंसिडेंस हमारे मुकाबले थोड़ा सा कम है और हमारे यहाँ ज़्यादा है, लेकिन बाकी कॉम्प्लिकेशंस कम है। ये मैं सिर्फ इसलिए क्योंकि वो टर्म आई थी। इवन अब तो कहते हैं डायबिटीज और ट्यूबरक्लोसिस और HIV एड्स का भी काफ़ी स्टडीज ने शो किया है कि उनका रिलेशनशिप काफ़ी है। तो इसलिए कि हम आगे जब बॉडी सिस्टम्स में जाएंगे शायद तब हम ज़्यादा डिटेल में इसको डिस्कस कर सकते हैं कि बाकी और बॉडी सिस्टम्स को कैसे डायबिटीज अफेक्ट करता है। डॉक्टर नागेंद्र, आपसे मैं जानना चाहूँगी कि स्टूडेंट्स को आप बताएंगे कि कितने टाइप की डायबिटीज़ होती है और डायबिटीज़ के विषय में के बारे में, और उनमें अगर कोई डिफरेंस है डायबिटीज़ टाइप 1 और टाइप 2 या। ये 3 तरह के होते हैं, टाइप 1, टाइप 2 और अदर्स। Type 1 is further divided into type 1A and type 1B. Type 1A is mainly autoimmune related होता है, और type 1B is इसका cause अभी तक पता नहीं लगा, and type 1B is more common in Indian population. Type 2 I will describe type 2 later on, and others involve gestational diabetes. This is ये वो तरह की वो डायबिटीज़ होती है जो कि औरतों में पाई जाती है, और ये वो औरतें होती है जिनको कभी भी शुगर पहले डायग्नोस नहीं होता, और लेकिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उनको शुगर की बीमारी पाई जाती है। अब मैं डिफरेंस बताना चाहूँगा टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ के बीच में। एज ऑफ ऑनसेट टाइप 1 के अंदर 40 साल से नीचे के लोग ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, टाइप 2 में 40 साल के ऊपर के लोग ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। टाइप 1 और ये केवल 10% ऑफ टोटल डायबिटीज़ को कवर करती है, बट टाइप 2 है वो 90% ऑफ टोटल डायबिटिक पेशेंट होते हैं, उनको वो कवर करती है। एसीटोन जो कि पेशाब के अंदर पाया जाता है, इट इज़ मोर फ्रीक्वेंट इन टाइप 1 डायबिटीज़ एज कम्पेयर टू टाइप 2 डायबिटीज़। इंसुलिन रिक्वायरमेंट इट इज़ डिक्रीज बिकॉज ऑफ ऑटोइम्यून रिलेटेड डिस्ट्रैक्शन ऑफ आइसलेट्स ऑफ लेग एंड हैंड्स। इट इज़ डिक्रीज इन टाइप 1 बट इट मे और मे नॉट डिक्रीज इन टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस। फैमिली हिस्ट्री, इट इज़ वेरी कॉमन इन टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस but it is not so common in type 1 diabetes mellitus. If identical twins, they have 30 to 50% identical twins, they have type 1 diabetes mellitus, but around 90 to 95% of identical twins, they have type 2 diabetes mellitus. To treat type 1 diabetes mellitus, we have to require insulin and diet, but to treat type 2 diabetes mellitus, we have to take care of diet, weight and oral hypoglycemic also. And lifestyle changes, we have to go for lifestyle changes also. यानी कि मैं थोड़ा सा समराइज करना चाहूँगा कि स्टूडेंट्स इस बात को अप्रिशिएट करें कि टाइप 2 डायबिटीज़ ज़्यादा कॉमन है। अक्सर ये मिडिल एज के बाद शुरू होती है। इसे कंट्रोल करना आसान होता है क्योंकि ये इंसुलिन डिपेंडेंट नहीं होती है। इसमें हम दवाएं जो हैं, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स जो हैं, उनके ज़रिए हम काम चला सकते हैं। और अक्सर हमारा जो कम्युनिटी वर्कर है, यानी कि जिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ डायबिटीज़ से उसका ज़्यादा साक्षात्कार होगा, वो टाइप 2 डायबिटीज़ है। और टाइप 1 डायबिटीज़ अक्सर बच्चों में शुरू होती है या यंग एडल्ट्स में शुरू होती है। इसे कंट्रोल करना मुश्किल होता है। अक्सर इंसुलिन डिपेंडेंट होती है, कॉम्प्लिकेशन रेट भी इनमें ज़्यादा होता है। और जो इन्होंने एसीटोन की बात कही कि जब भी इंसुलिन की कमी ज़रूरत से ज़्यादा हो जाती है तो यूरिन में शुगर के साथ साथ एसीटोन भी उतर आती है। ये उसकी गंभीरता का लक्षण है। तो टाइप 1 गंभीर किस्म की है, टाइप 2 उसको कंट्रोल करना आसान है। ज़्यादातर लोग जो हम दिखाई पड़ते हैं डायबिटीज़ के, वो सारे टाइप 2 के होते हैं। क्योंकि आजकल देखा गया कि इवन स्कूल और कॉलेजेस में भी बच्चों को काफ़ी डायबिटीज़ के केसेस डायग्नोस हो रहे हैं, और उसमें पेरेंट्स काफ़ी परेशान रहते हैं। उनको लगता है कि हमारे बच्चों को डायबिटीज़ इस यंग एज में हो गया। तो वही शायद जैसे आप लोग ने बताया कि लाइफस्टाइल चेंजेस या हमारे फूड डाइट पैटर्न चेंज हो गई है, और स्ट्रेस भी है उन बच्चों की लाइफ में। हो सकता है कि बहुत सारे कॉजेज़ होते हैं। तो जैसे आपने डिफरेंस बताया, आई थिंक इस डिफरेंस से इससे जानकारी हमें ये मिलती है कि टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ जो है किस एज ग्रुप में कब शुरू होती है, और इसका इलाज भी अलग तरीके से होता है, जैसे डॉक्टर राय ने अभी आपको बताया।
डॉक्टर नागेंद्र, क्या आप प्री डायबिटीज़ के बारे में थोड़ा सा बताना चाहेंगे स्टूडेंट्स को? हाँ, प्री डायबिटीज़ वो कंडीशन होती है जिसमें कि पेशेंट को अभी डायबिटीज़ डायग्नोस नहीं हुई है, लेकिन उनके प्रोन वो बहुत ज़्यादा प्रोन होते हैं डायबिटीज़ में आने के लिए। ये दो तरीके से होते हैं मेनली, इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस और इम्पेयर्ड फास्टिंग ग्लूकोज लेवल। इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस ये इस साइड के हिसाब से मैं बताना चाहूँगा। इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस वो जब पोस्ट प्रेंडल शुगर 140 to 199 होता है, वो इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस है। अब अगर फास्टिंग ग्लूकोज 110 to 125 है, इट इज़ इम्पेयर्ड फास्टिंग ग्लूकोज। अब इफ फास्टिंग ग्लूकोज इज मोर देन 126, then patient is diagnosed as a case of diabetes mellitus. And if postprandial sugar, that is after 75 gram of sugar, we took sample after 2 hours, and if it came out to be more than 200 milligram per deciliter, then it was a clear case of diabetes mellitus. And normal range is less than 110 milligram per deciliter fasting value, and it is less than 140 milligram per deciliter of postprandial value. Postprandial means after giving 75 grams of glucose. 2 घंटे बाद जो टेस्ट करते हैं। तो यानी कि दो तरह के, इसका मतलब मुख्यतः जो डॉक्टर साहब ने बात कही कि एक शुगर जो चेक होती है वो फास्टिंग यानी कि बिना खाए होती है। हाँ। दूसरी है कि शुगर दे करके या खाना खाने के बाद की जाती है, और दोनों की वैल्यू की एक इम्पोर्टेंस है, जो कि डॉक्टर साहब ने बताया कि फास्टिंग और पीपी के क्या क्या लेवल होते हैं जब हम डायग्नोज करते हैं। इसका मतलब है कम्युनिटी हेल्थ वर्कर को पेशेंट्स को ये बताना फैमिलीज में जाके कि उनको ब्लड शुगर की जांच करवाना, जैसे भी डॉक्टर एडवाइस करे, चाहे वो फास्टिंग है चाहे पीपी है, वो ज़रूरी है, और उसका अपनी एक इम्पोर्टेंस है ट्रीटमेंट के लिए जी, और उसका रिकॉर्ड रखना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर नागेंद्र, थोड़ा सा आप बताएंगे जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस के बारे में? जैसे मैंने पहले बताया कि ये वो पेशेंट्स होते हैं, प्रेग्नेंट वुमेन्स, मेनली प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं जिनको पहले कभी डायबिटीज़ डायग्नोस नहीं हुआ, लेकिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी दे डेवलप्ड डायबिटीज़, एंड दैट वो हमें दो तरह से मैनेज करनी होती है। अगर लाइफ स्टाइल चेंजेस से मैनेज हो जाए तो वेल एंड गुड, अदरवाइज वी हैव टू गिव टैबलेट्स। ये डायबिटीज़ में, जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस जैसे आपने बताया, ये प्रेग्नेंट वुमेन को होती हैं, क्या उनको पहले भी ये डायबिटीज़ होता है, या उसी जब वो प्रेग्नेंट होती हैं उसी टाइम एंटीनेटल पीरियड में ये पता चलता है कि इनको डायबिटीज़ है, और ये बाद में जैसे उनकी डिलीवरी होती है क्या ये नॉर्मल लेवल पे आ जाता है इसमें शुगर? ये वो पेशेंट्स होते हैं जिनको पहले कभी भी डायबिटीज़ डायग्नोस नहीं हुआ होता, कभी भी डायबिटीज़ नहीं होता है, और ये केवल प्रेगनेंसी के टाइम में डायबिटीज़ उनको डेवलप होता है, और ये पोस्ट पार्टम पीरियड में ये रह भी सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि ये चले जाए बिल्कुल। लेकिन ये पेशेंट हमेशा हाई रिस्क रहते हैं आगे डायबिटीज डेवलप करने के लिए। यानी कि जो कम्युनिटी हेल्थ वर्कर है उसको जितनी मदर्स हैं जिन्होंने इवन डिलीवरी जिनकी हो गई है, उनको भी समझाना, बताना बहुत ज़रूरी है कि इवन उनको अपना ब्लड शुगर कंटिन्यूसली चेक करवाते रहना है। हाँ, आइडियली 24 to 28 वीक्स पे एक ब्लड शुगर लेवल होना चाहिए हर प्रेग्नेंट वुमेन का। उस टाइम अगर वो ज़्यादा होता है, मेनली हम एक टेस्ट करते हैं जिसे ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट कहते हैं जी। उस टेस्ट के थ्रू हम पता लगा सकते हैं कि पेशेंट को वो प्रोन है कि नहीं है डायबिटीज। ये थोड़ा हम बाद में जाएंगे ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट में। पहले मैं डॉक्टर राय से ये पूछना चाहूँगी कि डायबिटीज़ को रिकॉग्नाइज कैसे करते हैं, कम्युनिटी हेल्थ वर्कर कैसे रिकॉग्नाइज कर सकता है कि इस पेशेंट को डायबिटीज़ है? एक अहम सवाल है, और जो हमारे जितने भी छात्र यहाँ बैठे हैं, मैं समझता हूँ ये जानना चाहेंगे कि अगर एक मरीज़ से वो मिलते हैं, कैसे पहचाने कि इसको संभावना है या डायबिटीज़ हो सकती है। तो सबसे जो आम तरीका है जिससे कि पता चलता है कि आप किसी पेशेंट के टच में आए हैं, कि वो खुद ही बता देगा कि भाई मैं चीनी की चीज़ नहीं खाता हूँ, या मैं मीठी चीज़ नहीं खाऊंगा, या मुझे मीठी चीज़ का परहेज़ बताया गया है। तो अगर ऐसा कोई भी मरीज़ आपके उसमें आता है या आपके क्षेत्र में आता है, आप समझ जाएंगे कि इसे शुगर की बीमारी है। दूसरा आम है कि अगर एक मरीज़ जिसको नहीं पता कि मुझे शुगर है या नहीं है, ऐसे में 2-3 चीज़ें जाननी बड़ी ज़रूरी है कि क्या कॉमन लक्षण है जिससे कि पेशेंट को हम कह सकते हैं कि भाई आप अपनी शुगर चेक कराइए, आपको शुगर हो सकती है।
आम है, जैसे वज़न है, अचानक बिना किसी कारण के एक आदमी जो 35 साल से बड़ा है, अगर उसका वज़न घटना या बढ़ना शुरू हो जाता है, जबकि उसने ना कोई अपनी डाइट में परिवर्तन किया, ना कोई बीमारी आई, तो ऐसे में आवश्यक है कि एक बार आप शुगर चेक कराएं। यानी कि बिना किसी कारण के वज़न का घटने लगना या बढ़ने लगना। दूसरा, अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मुझे बहुत ज़्यादा भूखने लग गई है, मैं खाता हूँ लेकिन मुझे भूख और ज़्यादा महसूस होती है, प्यास बहुत ज़्यादा लगना, पेशाब बार बार जाना और बहुत ज़्यादा पेशाब आना, चोट लग जाने के बाद घाव का न भरना, या फोड़े फुंसी हो गए, बार बार होते जा रहे हैं, इन्फेक्शन होती जा रही है, यूरिन में बार बार इन्फेक्शन हो रही है, ये सारे लक्षण हैं जिनके अंदर की आपको संभावना है कि आपको शुगर की जांच हो सकती है। ऐसे को हेल्थ सिस्टम में या डॉक्टर के पास भेजना आवश्यक है। और इसके अलावा अगर फैमिली हिस्ट्री है, घर में अगर माँ बाप दोनों को अगर मान लीजिए शुगर की बीमारी है, तो बच्चों को भी इसके आने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो अगर ऐसी घर में हिस्ट्री है तो ऐसे में आवश्यक है कि हम उन लोगों को सावधान करें कि आपको समय रहते जल्दी से जल्दी जाके चेक कराना चाहिए। अगर कई बार डॉक्टर साहब जैसे आप बताया कि घाव नहीं भरता है, कई बार ऐसे होता है कि उसको पेशेंट को कई बार पैर में चोट लगती है तो उसको फील नहीं होता है, तो क्या वो भी एक लक्षण हो सकता है कि नमनेस है अगर पैर में, या उसको पता नहीं चलता है कि घाव हो गया है, क्या उसका कोई रिलेशनशिप है इसका? जी, ब्लड शुगर के अंदर अगर कंट्रोल ना किया जाए तो काफ़ी एडवांस स्टेज में जाने के बाद जो हमारी नाड़ियां हैं, जिन्हें पेरिफेरल नर्व्स कहते हैं, उनके ऊपर असर आना शुरू हो जाता है, जिसके अंदर की एनेस्थीसिया या वहाँ पे सुन्न हो जाना, वो चीज़ें शुरू हो जाती हैं। इवन और भी कॉम्प्लिकेशंस के बारे में हम एक बार अलग से चर्चा करेंगे। जी, मैं सिर्फ इससे पूछना चाहती थी कि कई बार पेशेंट ध्यान नहीं देता अगर पैर में चोट लग जाती है, कई बार वो जूते पहन के बाहर नहीं जाते हैं, खासकर हमारे जो रूरल एरियाज में जिस तरह का लोगों का लाइफस्टाइल है कि वो खेत में काम करती हैं तो जूते उतार देते हैं, तो उन पेशेंट्स को ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। मेरा मेन मकसद ये था कि उससे रिलेट करने का। डॉक्टर साहब आप ये बताएंगे कि इसको डायग्नोज कैसे किया जाता है डॉक्टर नागेंद्र, डायबिटीज़ मेलाइटिस को? इसके मेनली एज WHO के हिसाब से 4 क्राइटेरिया होते हैं। फर्स्ट इज़ फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल। फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल उसको कहते हैं जब पेशेंट पिछले 8 से 10 घंटे तक उसने कुछ भी नहीं लिया होता, उस टाइम उसका फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल सैंपल लिया जाता है, और अगर वो सैंपल में ब्लड शुगर लेवल मोर देन 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है, एक तो फर्स्ट वन इज़ दैट, अगर हम पेशेंट को 75 ग्राम ऑफ ग्लूकोज देते हैं और उसका सैंपल लेते हैं 2 घंटे बाद, और उस टाइम उसका शुगर मोर देन 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर आता है, तो वो एक क्राइटेरिया है। थर्ड क्राइटेरिया, इफ़ पेशेंट हैव सिम्टम ऑफ हाइपरग्लाइसीमिया, जैसे डॉक्टर विजय राय ने बताया जो सिम्टम्स हैं हाइपरग्लाइसीमिया के, वो सिम्टम्स प्लस उसका पूरे दिन भर में आप कभी भी शुगर करेंगे और वो 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा हो, ये 3 क्राइटेरिया होगा। फोर्थ क्राइटेरिया होता है ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन। ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन नॉर्मली जब ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है बॉडी के अंदर तो वो बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन के साथ अटैच हो जाता है, और ये अगले 3 महीने का शुगर को लेवल को, पिछले 3 महीने के शुगर के लेवल को बता देता है आपको कि वो कितना है। अगर ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन की वैल्यू मोर देन 6.5% है, then also we can diagnose, we can say that this patient is having diabetes mellitus. डॉक्टर साहब इससे पहले कि मैं ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट के बारे में आपसे पूछूं, मैं डॉक्टर राय से रिक्वेस्ट करूंगी कि कुछ जो कॉमन टर्म्स हैं वो स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन करना चाहेंगे, जैसे हाइपोग्लाइसीमिया है, हाइपरग्लाइसीमिया है, हम SMBG बोलते हैं, सेल्फ मॉनिटरिंग ग्लूकोज टेस्ट है, तो ये स्टूडेंट्स को थोड़ी सी टर्म्स क्लियर हो जाएंगी तो शायद जो हम बात कर रहे हैं उनको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा ये कॉन्सेप्ट्स। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। हमारे स्टूडेंट्स को जो इस कोर्स को कर रहे हैं उन्हें इन टर्म्स के साथ बिल्कुल उनको अच्छे से समझना पड़ेगा कि क्या है। हाइपर और हाइपो ये दोनों का बेसिक मतलब है। हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा, नॉर्मल से ज़्यादा। हाइपो का मतलब होता है कम। ग्लाइसीमिया का मतलब होता है बढ़ी हुई शुगर लेवल। तो हाइपर ग्लाइसीमिया का मतलब है कि अगर शुगर नॉर्मल रेंज से ज़्यादा जब भी पाई जाती है उसको हम हाइपर ग्लाइसीमिया कहते हैं, और अगर किसी कारणवश अगर शुगर बहुत लो हो जाती है, ब्लड शुगर नीचे गिर जाते हैं लेवल, तो उसे हम हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं।
एक और टर्म है जिसको डायबिटीज़ के संदर्भ में जानना ज़रूरी है, वो है ग्लाइकोसूरिया। ग्लाइकोसूरिया का मतलब है कि जब शुगर पेशाब में आती है, जब भी यूरिन में नॉर्मली शुगर ट्रेसिस में होती है या नहीं होती, अगर शुगर का लेवल पेशाब में ज़्यादा पाया जाता है उसे ग्लाइकोसूरिया कहा जाता है। ये भी डायबिटीज़ की पहचान है। एक चीज़ और, मेटाबॉलिज्म शब्द का हमने इस्तेमाल किया है कि डायबिटीज़ क्रॉनिक मेटाबॉलिक डिजीज़ है। तो मेटाबॉलिक का क्या मतलब है या मेटाबॉलिज्म का क्या मतलब है? तो इसमें मैं कहना चाहूँगा कि शरीर को में जीवन के लिए बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस आवश्यक हैं, और वो सारे केमिकल रिएक्शन जिनकी वजह से हमारे सारे फंक्शंस बॉडी के चलते हैं, ये सारे के सारे मेटाबॉलिज्म कहलाते हैं। यूँ कह लीजिए कि लाइफ या जीवन जो है वो एक तरह का केमिकल बेस्ड सिस्टम है, और वो सारे मिलकर मेटाबॉलिज्म कहलाते हैं। और मुख्यतः मेटाबॉलिज्म दो तरह का होता है, एक एनाबॉलिक और एक कैटाबॉलिक। यानी कि अगर मेटाबॉलिज्म की दिशा नेगेटिव है, यानी कि अगर शरीर अपने एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए अपने ही टिश्यूज़ को अगर यूज़ कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है, तो वो कैटाबॉलिक स्टेट कहलाती है, उससे वज़न कम होने लग जाता है। और एनाबॉलिक स्टेट होती है जिसमें पॉजिटिव मेटाबॉलिज्म है, जिसमें कि शरीर अपने अंदर प्रोटीन और जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनको एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब करने के बाद उन्हें एसिमुलेट करता है, बॉडी बिल्डिंग करता है। इस तरह के मेटाबॉलिज्म को एनाबॉलिक मेटाबॉलिज्म कहते हैं। डायबिटीज़ में अक्सर मेटाबॉलिज्म डिटेल में मेटाबॉलिज्म शायद नेक्स्ट सेशन में हम कर लेंगे। थोड़ी सी टर्म्स को इस टाइम हम डिफाइन करते हैं, जैसे सेल्फ मॉनिटरिंग ब्लड ग्लूकोज। ये हमारे वर्कर को जानना क्यों ज़रूरी है और वो पेशेंट को क्या सिखाएगा इस सेल्फ मॉनिटरिंग ब्लड ग्लूकोज में? ये एक नई कॉन्सेप्ट जो अब आई है टेक्नोलॉजी के बढ़ने के साथ साथ, कि शुगर को चेक करने के लिए बजाय इसके कि एक पेशेंट लैब में जाए, लाइन में लगे, टेस्ट कराए, उसका रिपोर्ट शाम तक आए, आवश्यक यह है कि हमें दिन भर में शुगर लेवल कैसे चल रहा है, सुबह कितना था, दोपहर में कितना था, रात को कितना था, ये मॉनिटरिंग अब घर में की जा सकती है। और इसके लिए बहुत सारे हमारे पास बहुत ही हैंडी किस्म के, आसान किस्म के औजार हमारे पास आ गए हैं, ग्लूकोमीटर्स कहे जाते हैं इनको। इसमें एक छोटी सी स्ट्रिप के ज़रिए और एक ड्रॉप ब्लड लेकर के शुगर को चेक किया जा सकता है। ये हमारे कम्युनिटी वर्कर्स के हाथ में एक बहुत बड़ा टूल है, जिसके ज़रिए घर घर में हम जा कर के या पेशेंट को ही एजुकेट करके हम कर सकते हैं। यानी कि आजकल तो कई पेशेंट भी इसको खरीद लेते हैं, ताकि क्योंकि अगर उन्हें ब्लड शुगर लेवल अपना रिकॉर्ड करना है, किस टाइम कितना है, कभी बढ़ गया या घट गया, तो कम्युनिटी हेल्थ वर्कर का रोल मैं यहाँ पे अगेन एम्फेसाइज करना ये चाहूँगी। जैसे कि डॉक्टर राय और डॉक्टर नागेंद्र ने आपको बताया डायबिटीज़ मेलाइटस के क्या कॉजेज़ हैं, क्यों जानना ज़रूरी है, कैसे डायग्नोस किया जाता है, तो इसमें आपका रोल ये होता है कि आपको ये पेशेंट को सब बातें समझानी है और इवन आपको सिखानी है, प्लस उसको मोटिवेट करना है ट्रीटमेंट के लिए, और आपको ये देखना, फॉलो अप करना है उसके साथ कि एक्चुअल में वो जा रहा है, ये सब कर रहा है, और उसके फैमिली मेम्बर्स को ज़रूर इन्वॉल्व करना है उसकी केयर के लिए। इवन जो ब्लड शुगर लेवल अपने आप चेक करना है तो उसको आना चाहिए कि वो ग्लूकोमीटर उसको कैसे यूज़ करना है। तो इस चीज़ में आप देखेंगे कि आपका रोल एक बहुत अहम रोल है इसमें निभाने के लिए। डॉक्टर नागेंद्र, मैं आपसे अब जानना चाहूँगी कि आप ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट के बारे में हमारे स्टूडेंट्स को कुछ बताएंगे? हाँ, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट ये मेनली टेस्ट होता है जिसमें कि जो कि प्रेग्नेंट वुमेंस में किया जाता है, और इसमें 3 टाइम पे सैंपल लिए जाते हैं। सबसे पहले जब वो खाली पेट होती है, फास्टिंग लेवल, और उसके बाद हम 75 ग्राम ऑफ शुगर देते हैं। फिर 1 घंटे बाद शुगर का लेवल ब्लड सैंपल लेते हैं और शुगर का लेवल चेक करते हैं। फिर 2 घंटे बाद ब्लड सैंपल लेके शुगर का लेवल चेक करते हैं। इन तीनों रीडिंग्स की एक कट ऑफ लिमिट दे रखी है। अगर उस लिमिट से ऊपर आता है तो हमें सस्पेक्ट हो जाता है कि पेशेंट इज़ प्री डिस्पोज टू डायबिटीज़ मेलाइटस। इफ़ ब्लड शुगर लेवल एट फास्टिंग, इफ़ इट इज़ मोर देन 95 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, और 1 घंटे के बाद अगर मोर देन 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, एंड after 2 hours more than 155 milligram per deciliter. If it is more than this, then you can say patient is predisposed, patient is having diabetes, gestational diabetes mellitus.
तो इसका कोई स्पेशल सिग्निफिकेंस है कि ये करना सिर्फ जेस्टेशनल डायबिटीज़ के लिए या दूसरी टाइप 1 या टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस के लिए भी ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट किया जाता है? नहीं, ये मेनली प्रेग्नेंट वुमेन्स में किया जाता है और ये उनका मैंने जैसे पहले बताया आपको 24 to 28 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी किया जाता है। और इसमें जैसे ग्राफ में दिखा रखा है कि ये जो पेशेंट्स, ये नॉन डायबिटिक का जो मैंने वैल्यू बताई थी वो, और उसके ऊपर जितने भी होते हैं वो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, डायबिटिक प्रेग्नेंट वुमेन्स। उनको हमें या तो लाइफ स्टाइल चेंजेस मॉडिफिकेशन बतानी पड़ेंगी, अगर उससे कंट्रोल हो जाता है वेल एंड गुड, अगर नहीं होता है तो हमें टैबलेट्स पे आना पड़ेगा, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स और इंसुलिन, मेनली इंसुलिन। मैं इसमें कहना चाहूँगा कि जीटीटी टेस्ट जेस्टेशनल डायबिटीज़ में या प्री डायबिटीज़ में तो काम का है ही जी, बट ऐसे कभी भी अगर ऐसी अवस्था कहीं आती है जहाँ आपको शक है जी, या पेशेंट का कंट्रोल ठीक से नहीं हो रहा है, वहाँ भी हम जीटीटी टेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं जी। क्योंकि जीटीटी टेस्ट में पेशेंट को कुछ घंटे अस्पताल में रहना पड़ता है, क्योंकि इसके अंदर आपको बड़ी कंट्रोल कंडीशन में टेस्ट करना पड़ता है, इसलिए हम इसे प्रायः आम बीमारी के डायबिटीज़ के कंट्रोल में इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन ये टूल है जो कि किसी भी डायबिटीज़ के अंदर किसी भी उसमें हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं जी। तो मतलब जब भी पेशेंट जीटीडी अगर डॉक्टर एडवाइस करते हैं तो कम्युनिटी हेल्थ वर्कर को उनकी फैमिली को ये समझाना बहुत ज़रूरी है कि हो सकता है कि पेशेंट को हॉस्पिटल में रहना पड़े कुछ टाइम के लिए, और ये टेस्ट का सिग्निफिकेंस क्यों ये इम्पोर्टेंट है उस पेशेंट के लिए, तो वो समझाना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर राय, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि अगर डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट नहीं होता है तो इसकी कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं और कुछ इन्वेस्टिगेशंस हैं जो पेशेंट को करवाने चाहिए डायबिटीज़ के लिए या अपनी कॉम्प्लिकेशंस से बचने के लिए? बहुत आपने एक अहम मुद्दा उठाया है और जितने भी हमारे हेल्थ प्लानर्स हैं, हेल्थ एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, उन सब का ध्यान इस तरफ है कि मरीज़ को अगर एक बार डायग्नोज कर भी लिया जाता है तो ये पाया गया है कि अक्सर मरीज़ बीच में बीमारी इलाज छोड़ देता है, कई भ्रांतियों का शिकार हो जाता है, कई तरह के उसके मन में वहम पैदा हो जाते हैं। तो ये जानना हमारे कम्युनिटी वर्कर्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी शुगर का इस्तेमाल अगर कंट्रोल नहीं करता है या डॉक्टर के बताए हुए जो भी कार्रवाई इसको करने का नहीं करता है तो उसमें क्या नुकसान हो सकता है जी। तो मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि कॉम्प्लिकेशंस को बचाने के लिए ही डायबिटीज़ का कंट्रोल किया जाता है। डायबिटीज़ का कंट्रोल एक प्रिवेंटिव शैली है जी। क्योंकि अगर किसी व्यक्ति का शुगर अगर कुछ घंटे के लिए या कुछ दिनों के लिए अगर बढ़ा रहे बाद में ठीक हो जाए तो वो डायबिटीज़ नहीं है, वो ठीक है जी। लेकिन जब ये देखा गया है कि अगर लंबे समय तक शुगर का लेवल हाई रहता है और कंट्रोल में नहीं आता है तो उसका शरीर के हर सिस्टम के ऊपर असर पड़ने लग जाता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ ब्लड सर्कुलेशन में ही है या किडनी पे ही असर है, उसका असर ब्रेन पे पड़ने लग जाता है, हार्ट पे पड़ता है, आंखों पे पड़ता है, किडनीज खराब हो सकती हैं, पेरिफेरल नर्व्स इन्वॉल्व होने लग जाती हैं। मोटे मोटे तौर पर ये मैं बताना चाहूँगा कि अगर डायबिटीज़ 10 या 15 साल तक अनकंट्रोल रहती है तो हमारे ब्लड वेसल्स में एक कह लीजिए कि उनमें ग्रो करने की टेंडेंसी पैदा हो जाती है, जिसको हम नियोवैस्कुलराइजेशन कहते हैं। नियोवैस्कुलराइजेशन का मतलब है कि नए ब्लड वेसल्स का बनना। ये नए वेसल्स जब डायबिटीज़ में बनते हैं तो ये नॉर्मल नहीं होते हैं, ये एबनॉर्मल होते हैं। इनके अंदर छोटे छोटे हल्का सा भी दबाव बढ़ने से, प्रेशर बढ़ने से इनके अंदर ब्लीडिंग हो सकती है, जिसका कि परिणाम आपको आंखों में देखना पड़ता है। जब आपको रेटिनल हेमरेज हो सकती है, ब्रेन के अंदर हेमरेज हो सकती है, किडनी के अंदर जब ये नियोवैस्कुलराइजेशन होती है तो आपके गुर्दे खराब होने लग जाते हैं। इसके अलावा एक और ग्रुप ऑफ कंडीशंस हैं जिनके अंदर की डायबिटीज़ में लिपिड एबनॉर्मेलिटी आने लग जाती है, फैट मेटाबॉलिज्म में दिक्कत आने लग जाती है, जिससे कि आर्टरीज में फैट डिपॉजिट होने लग जाता है, कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होने लग जाता है। इससे पेशेंट को हार्ट अटैक की टेंडेंसी बढ़ जाती है, सेरेब्रल स्ट्रोक की टेंडेंसी बढ़ जाती है। इसके अलावा बढ़ी हुई शुगर, क्योंकि ये इन्फेक्शंस को भी बढ़ाने में काम आती है, बढ़ाने में मदद करती है। तो अगर ऐसे व्यक्ति को कोई बीमारी या कोई इन्फेक्शन अगर लग जाए, पैर में चोट लग जाए, तो उसमें कॉम्प्लिकेशन बन जाती है जी। वो ठीक नहीं होता, यहाँ तक कि गैंग्रीन बन सकती है और यहाँ तक कि पैर काटने की नौबत आ सकती है। एक इन्फेक्शन जो छोटे से बॉयल से या एक छोटे फोड़े से शुरू होती है, वो पता चला पूरी बॉडी में फैल सकती है।
डॉक्टर साहब, इसका मतलब है इन सब कॉम्प्लिकेशंस से बचने के लिए पेशेंट को कुछ इन्वेस्टिगेशन भी बहुत फ्रीक्वेंटली करवाने पड़ते होंगे। जैसे माना गया है कि आई एग्जामिनेशन है या एक्सरे है या ईसीजी है, ब्लड प्रेशर का चेक करवाना, शुगर एल्बुमिन चेक कराना या लिपिड प्रोफाइल चेक कराना। तो क्या ये कुछ इसका टाइम पीरियड है कि बीच में, जैसे आई एग्जामिनेशन साल में 1 बार या 2 बार करवाना, कुछ ऐसा रूटीन है क्या? देखिए, जब भी कोई पेशेंट शुगर का शिकार हो जाता है और उसकी शुगर को कंट्रोल करने के जब सारे इलाज भी जब शुरू हो जाता है, इसके बावजूद उसको साल में 1 बार कम से कम अपनी आँखों की जांच, जी, लिपिड प्रोफाइल, जिससे कि पता चले कि बॉडी के मेटाबॉलिज्म पे उसका असर कितना पड़ रहा है। लिपिड प्रोफाइल भी साल में 1 बार या साल में 2 बार भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि कंट्रोल आपका कितना अच्छा है, पेशेंट की कंप्लायंस कैसी है। आंखों के अंदर जांच करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि आंखों में नियोवेस्कुलराइजेशन अगर जल्दी से पकड़ में आ जाए तो आंखों में होने वाली जो हेमरेज है, रेटिनल हेमरेज जिसको कहते हैं, जिसका कि परमानेंट आपके विजन पे असर पड़ सकता है, उससे बचा जा सकता है। जी। अगर ऐसा कोई वीक एरिया दिखता है तो डॉक्टर, हमारा आई स्पेशलिस्ट जो है जी, वो लेजर का इस्तेमाल करते हुए उन एरियाज को सील कर सकता है। अच्छा। इसके अलावा कैटरेक्ट भी देखा गया है डायबिटीज़ में। कैटरेक्ट यानी कि सफ़ेद मोतिया का शुरुआत जल्दी होती है, जल्दी डिटेक्ट हो जाएगा तो जल्दी ट्रीटमेंट हो जाएगी। हार्ट के पेशेंट के लिए, डायबिटीज़ के जो मरीज़ हैं उनको हार्ट की बीमारी होना काफ़ी कॉमन है। जी। इसका मतलब है कि उनको कार्डियक चेकअप भी अपना साल में 1 बार जरूर कराना पड़ेगा। जी। ठीक है। ब्लड प्रेशर मेंटेन करके रखना पड़ेगा, अपना बीपी उनको रेगुलर, ना सिर्फ डॉक्टर के पास जाके खुद भी उनको चेक कराना पड़ेगा। ओके। तो ये सारी एहतियात उनको बरतने बड़े ज़रूरी है। यानी कि अगर हम देखें तो इन सब बातों से हमें एक चीज़ पता चलती है कि अभी हमने जो जाना डायबिटीज़ क्या है, कितने प्रकार की है, ये कैसे होती है, कहाँ क्यों होती है, प्लस इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं, क्या टेस्ट करवाने चाहिए और क्यों ज़रूरी है ये सब टेस्ट करवाने, ताकि हम डायबिटीज़ को प्रिवेंट कर सकें, या अगर हो गई है तो कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसकी कॉम्प्लिकेशंस जो हैं पूरे सिस्टम को अफेक्ट करती हैं। इस कोर्स के माध्यम से हम ये सिखाना चाहते हैं कि ये सब बातें जब आप खुद जानेंगे, पहले जब आप ये जानेंगे कि डायबिटीज़ क्या है, क्यों होती है, मुझे पेशेंट को समझाना है इन सब चीज़ों के बारे में, तभी आपको इसका महत्व पता चलेगा कि पेशेंट के लिए ये सब चीज़ें जाननी क्यों ज़रूरी हैं। आप अपने आसपास, अपने घर में, अपने नेबरहुड में या अपने ऑफिस में जहाँ भी काम करते हैं, आप देखेंगे बहुत सारे लोगों को डायबिटीज़ होगा। इवन आप उस सिचुएशन में भी आप अपनी इस नॉलेज का आप लोगों को बता सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि उनके पास समय नहीं होता हॉस्पिटल या डॉक्टर के पास जाने का। वो ये सोचते हैं कि अगर हमें ये इन्फॉर्मेशन कहीं से मिल जाए तो बहुत अच्छा है। इसलिए हम, मेरा ख्याल डॉक्टर राय भी मेरे से ये सहमत होंगे कि हम जो भी इंफॉर्मेशन दें उनको, हम कभी गलत इंफॉर्मेशन नहीं दें। अगर जहाँ भी हमें डाउट है, हम किसी डॉक्टर से या अपने हेल्थ सेंटर में पेशेंट को रेफर कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में और थोड़ा सा हेल्थ वर्कर को? देखिए, कम्युनिटी वर्कर सबसे पहले ये मान के चले कि वो डायबिटीज़ के इलाज का और डायबिटीज़ के कंट्रोल का एक अहम हिस्सा है। उसे अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना आवश्यक है, जिससे कि वो सिंसियरिटी के साथ अपने रोल को समझे और उस रोल के अंदर पहचाने कि मेरा क्या रोल है, मुझे एजुकेट कैसे करना है। पेशेंट के मन में जो तरह तरह की आशंकाएं या गलतफहमियां जो पैदा हो जाती हैं उनको दूर करना, जी, क्योंकि वो पेशेंट के सबसे नज़दीक बैठा है। मेरी नज़रों में उसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। जी। और इलाज उनके बिना, कम्युनिटी वर्कर्स के बिना हम कम्युनिटी लेवल पे डायबिटीज़ का कंट्रोल नहीं कर सकते। मेरे ख्याल से अभी इवन दिल्ली सरकार ने भी अपने सब हॉस्पिटल्स में जरूर ये करा है कि डायबिटिक ओपीडी हुआ करेगी वीकली या 2 वीक में 2 बार, और स्टेट प्रोग्राम और नेशनल हेल्थ प्रोग्राम भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है, जिसमें कम्युनिटी हेल्थ वर्कर का रोल बहुत ही अहम है। इवन हमारे हर हेल्थ वर्कर को, चाहे वो फार्मासिस्ट है, लैब टेक्नीशियन है, नर्सेज हैं, सबको इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। अब इस सेशन में हमने ये जाना कि डायबिटीज़ के बारे में, ऑलरेडी हमने अभी आपके सामने समरी करी कि आपने डायबिटीज़ के बारे में जाना, डायबिटीज़ क्या है, इसके लक्षण क्या है, कितने प्रकार की डायबिटीज़ होती है, क्या इन्वेस्टिगेशंस कराने हैं।